अध्यक्ष, मेरे मित्र, नौजवान इंडस्ट्रियलिस्ट श्रीराम दांडेकर जी, उन्होंने ऐसे कहा कि स्पेयर, क्या कहा आपने शब्द, स्पेयर एक जैसे रखते हैं ना, कोई नहीं आया तो उनको, बिल्कुल ये भावना नहीं है। श्रीराम दांडेकर जी एक श्रेष्ठ उद्योजक है और उनके जीन्स में सामाजिक कार्य का रोपण हुआ है उनके पिताजी द्वारा, जो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट तो थे ही, लेकिन समाज के बारे में चिंतन करने वाले व्यक्ति थे। और हमें अभिमान है कि श्रीराम दांडेकर जी आज हमारी अध्यक्षता यहाँ पर कर रहे हैं। ये बात एक है कि एकनाथ ठाकुर भी उतनी ही ऊंचाई का व्यक्तिमत्व है, ज्येष्ठ है। 45 साल मैं गलती से कांग्रेस बोल रहा था, कैंसर बोलना था, लगभग एक ही है। 45 साल कैंसर से लड़कर भी जो व्यक्ति सारस्वत बैंक जैसी एक श्रेष्ठ बैंक खड़ी करता है, 4000 करोड़ का जिसका डिपॉजिट था जब एकनाथ ठाकुर जी अध्यक्ष बने, आज लगभग 30,000 करोड़ तक उसको बैंक को पहुंचाया है। ऐसे व्यक्ति जिसको यूनैनिमसली वापस चेयरमैन चुना गया, ऐसा व्यक्ति आपको भारत के इतिहास में दूसरे किसी बैंक में नहीं मिलेगा। हमारा सौभाग्य है कि वो माय होम इंडिया के अध्यक्ष है, लेकिन आज वो नहीं आ सके। उन्होंने आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन किया है आने के लिए। आगे की माय होम इंडिया की जो कार्यवाही है उसके लिए आप सबको जुड़ने के लिए उन्होंने आह्वान किया है। आज ही सुबह फोन पर उनसे फिर एक बार बात हुई थी। आज सौभाग्यवश रामभाऊ नाइक जी भी यहाँ पर उपस्थित है। पूर्व मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, कई बार यहाँ पर सांसद रह चुके हैं। उन्होंने मन का बड़कपन बताया, नहीं भाई मैं मंच पर नहीं बैठूंगा, मैं यहाँ पर श्रोता करके आया हूँ, मुझे श्रोता की ही भावना से यहाँ पर रखना चाहिए। लेकिन हम ऐसे विस्तार में रामभाऊ कार्यक्रम कर रहे हैं जहाँ के आप बहुत बड़े शेर हैं और सालों से शेर हैं, तो हम आपको सामने बैठकर कार्यक्रम नहीं कर सकते, इसलिए हमने आपको मंच पर बुलाया। हमारी मराक मैडम भी आज यहाँ पर आई है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज अतिथि पद यहाँ पर ग्रहण किया। और एक व्यक्तित्व यहाँ पर बैठा है जिनका नाम है कॉन्ग ब्ल्यू। उनको हमारी बातें समझ में नहीं आ रही है क्योंकि वो खासी भाषा सिर्फ समझती है। हिंदी मैं उनसे खासी भाषा में बात कर रहा था। तो मैं वहाँ पर रहा हूँ, मेघालय में 8 वर्ष रहा हूँ, उनके साथ संवाद उनकी भाषा में होता है। लेकिन जब से माय होम इंडिया के संपर्क में कॉन्ग ब्ल्यू आई, इतनी पैशनेट हो गई कि ये मेघालय और बाकी भारतवासियों को ऐसा जोड़ना चाहिए। और एक बार वो ऐसे ही दुकान में अपने बैठी हुई थी, कई सारे बिजनेस करती है, बहुत बड़ी बिजनेसमैन है। और आपकी जानकारी के लिए मेघालय मातृसत्ताक पद्धति है। वहाँ पर विवाह के बाद में पुरुष को स्त्री के घर में जाकर रहना होता है, शादी के बाद में वो अपने पत्नी के घर में जाकर रहता है। मैंने ऐसे शादियां अटेंड की है कि जिसमें लड़का रो रहा है और उसको विदाई दे रहे हैं। एब्सोल्युटली, मैं मजाक की बात नहीं, यह सत्य है। खाना कौन बनाता है, एक अच्छा प्रश्न श्री राम जी ने पूछा। एक्चुअली मेघालय में पति और पत्नी इनका इक्वल रिस्पेक्ट है और घर के सारे काम ये पति और पत्नी मिलकर करते हैं। समय पड़े तो पत्नी खाना बनाती है, समय पड़े तो पति खाना बनाता है, समय पड़े तो पत्नी बच्चे को जो जिसको कहते हैं पालना पोसना है, तो कई बार आप जाएंगे तो पुरुष के पीठ पर भी जो है बच्चे को बांध कर रखा होगा और घंटों वो बच्चे को पकड़ के पीठ पर बिठाकर घर में उसकी परवरिश करेगा। तो ये एक आदर्श समाज पद्धति है। ऐसे मेघालय के मातृसत्ताक पद्धति में कॉन्ग ब्ल्यू जैसी महिलाएं, हमारी LR मराक जैसी महिलाएं आपको जरूर मिलेगी। और आप अगर मेघालय में जाना शुरू करेंगे, सड़कों के ऊपर दोनों तरफ जो आपको दुकान दिखाई देंगे, आपके ध्यान में आएगा कि ये सारे दुकान महिलाएं ही चलाती है, बिल्कुल सारा काम महिलाएं करते हुए नजर आती है। और मैं तो वैसे संघ का कार्यकर्ता करके गया था, तो मुझे तो लड़कों को लेकर संघ चलाना है, शाखा चलानी है, तो मैं घर में जाता था और सबसे पहले महिला कोई आ गया थी, हेलो सुनील हाउ आर यू, शेक हैंड कर दी थी। पहले तो महिला से शेक हैंड करना मतलब मेरे लिए धर्म संकट, संघ का प्रचारक। जमाना याद करके देखिए, 20 साल पहले की बात है। अभी तो क्या है, सब आनंद ही आनंद है।
जैसे मेरे बड़े भाई का नाम भी आनंद है। अब ऐसे हाथ मिलाकर वो महिला, प्लीज हैव ए सीट सुनील, और फिर मैं आधा घंटा बात कर रहा हूँ, मुझे इस महिला के बच्चे को शिविर में लेकर जाना है, उसकी परमिशन तो बाप से निकालनी है, दिमाग में बैठा हुआ है। तो आधा घंटा हो गया, बाप दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं पूछता था वेयर इज हिज फादर, ही इज प्रिपेयरिंग टी फॉर यू। तो वो चाय लेकर आता था और जैसे चाय देकर एकदम तुरंत अंदर वापस निकल जाता था, जैसे हमारे यहाँ पर बहनें निकल जाती है। और फिर वो, मैं पूछता था नहीं मुझे परमिशन नहीं, टॉक टू मी, आई एम गोइंग टू गिव परमिशन। और फिर वो, तो इसलिए कॉन्ग्ल्यू जैसी महिलाएं अगर आपको दमदार कोई बिजनेस करती हुई दिखाई देती है तो उसमें आश्चर्य रखने की बात नहीं है। प्रसंग में ये बता रहा था, ये कैसी पैशनेट है। अभी मेरे संपर्क में रहकर जैसे मैं खासी सिखाऊं, थोड़ा थोड़ा मराठी भी उनको समझ में आ जाता है। तुमचं आमचं बोलने के बाद उनके ध्यान में आते हैं मराठी बोल रहे। एक कोई परिवार आया था चेरापूंजी घूमने के लिए, और बातचीत में इनके ध्यान में आ गया कि ये मराठी है। तो वो इतनी खुश हो गई कि उन्होंने उनको बताया कि नहीं, कैसे भी करके आज आपको मेरे घर में भोजन के लिए आना है। अब वो परिवार के समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। मतलब मेघालय की एक महिला अचानक मुझे घर पे भोजन पर परिवार के साथ, अच्छा, और इतना आग्रह कि उनको लेकर गई अपने घर में, खाना खिलाया और बाद में उनको होटल पे जाकर छोड़ा। औरंगाबाद के एक प्राध्यापक थे, बाद में वो भी जुड़ गए माय होम इंडिया के साथ। तो इस तरह से एक हमारा सौभाग्य है कि आज कॉन्ग्ल्यू यहाँ पर आई हुई है। तो मैंने उनको स्वाभाविक है मंच पर आकर बैठने के लिए कहा। वो बोलेगी नहीं, लेकिन उनका मौन भी बहुत ताकत रखता है। मेघालय की कई बातें बताने जैसी हैं, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। अरुणाचल प्रदेश बाप है, इसमें कोई डाउट नहीं। जो सुरेश वगैरह जी ने कहा ना, वो अरुणाचल प्रदेश वास्तविक में, जिसको आप स्विट्जरलैंड के साथ तुलना कर सकते हैं, तो मेघालय की तुलना किसी ने स्कॉटलैंड के साथ की। जब अंग्रेज आए तब अंग्रेजों ने शिलोंग को देखा और कहा दिस इज स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट, ये पूर्व का स्कॉटलैंड है। एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उनके मन में था कि स्कॉटलैंड जैसा सुंदर दुनिया में और कहाँ कुछ है। तो हमारे मेघालय के भी अभी बहुत बड़े बड़े लोग एजुकेशन वगैरह करने के बाद गए, स्कॉटलैंड में गए। तो स्कॉटलैंड के पुराने लोगों को उन्होंने बताया, यस योर स्कॉटलैंड इज ब्यूटीफुल, बट माइंड योर स्कॉटलैंड इज शिलोंग ऑफ वेस्ट। आपका स्कॉटलैंड ये पश्चिम का शिलोंग है, शिलोंग उससे भी ज्यादा सुंदर है। और मेरा सौभाग्य रहा है, अपने जीवन के 8 वर्ष मैंने शिलोंग जैसे सुंदर शहर में बिताए। शिलोंग मेघालय की राजधानी। मुंबई में कई लोगों ने मुझे पूछा, तुम मेघालय जा रहे हो, शिलोंग जा रहे हो, तुमको एलटीटी से भय नहीं लगता क्या? मैंने कहा लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, मुझे उनसे क्यों डर लगेगा? तुम तो वही जा रहे हो ना जहां पर वो आतंकवाद चलता है उनका। मैंने कहा भैया वो सिलोन है, ये शिलोंग है। तो लोगों को सिलोन और शिलोंग का फर्क भी पता नहीं। ऐसे बड़े बड़े बुद्धिमान लोग मुंबई में आपको मिल सकते हैं, मुझे मिले हैं। ऐसे शिलोंग के अंदर मेघालय मेघों का आलय, ढगांच घर। लोग मुझे पूछते थे आपने हाथ से बादल छुए होंगे ना? तब मैं चेरापूंजी का प्रवास याद करता हूँ कि दाहिनी तरफ खाई है, बाईं तरफ पहाड़ियां है, और आप चेरापूंजी की तरफ जा रहे हैं, और पहाड़ियों के नीचे अंदर जो खाई है, दरी मराठी ज्याला म्हणतात, खाई के अंदर ऐसे कपास को, ऐसे कॉटन को ऐसे नीचे बिछा के रख दिया हो, ऐसे गालीचे जैसे बादल 2000 फीट नीचे आपको बादल देखने को मिलेंगे। कौन छूने जाएगा उन बादलों को? तो बादल नीचे, हम ऊपर, ये करिश्मा कई जगह पर मेघालय में। वैसे ही आप मेघालय में ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो जयंतिया हिल्स आती है। उस जयंतिया हिल्स का जिला केंद्र जोवाई है। ये बातें लगभग 170 वर्ष पुरानी है। गलती से प्रशांत बीच बीच में 1900 बोल रहा था, लेकिन ये सारी बातें लगभग 170 साल पुरानी, उससे भी पुरानी है। ये कियंग नांगबा नाम का एक युवक, तीरथ सिंह की कहानी हमारे तुषार ने बताई। बहुत बड़ा जबरदस्त त्याग किया है तीरथ सिंह ने। तीरथ सिंह का जो युद्ध हुआ है डेविड स्कॉट के साथ, वो भारत के इतिहास में शायद ऐसा पहला युद्ध होगा जिसमें महिलाएं भी बहुत बड़े पैमाने पर लड़ी थी, हाथ में बो एंड और ये जो तीर लेकर, धनुष्य बाण लेकर जबरदस्त संघर्ष किया था। आप विश्वास कीजिए 1911 से लेकर 11-12 से लेकर लगभग जब तक उसको ढाका के जेल में उसको उनका देहांत हुआ,
लेकिन क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी के देहांत को आप केवल देहांत मानेंगे या वो बलिदान है? कोई विश्वास नहीं रखेगा कि कश्मीर के जेल में जाने के बाद एक नेचुरल डेथ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसा शेर जो है नेचुरल डेथ से मरता है, उनके साथ धोखा किया गया है। ये बिल्कुल सत्य है जिसकी छानबीन होनी चाहिए थी। करने वालों की इच्छा नहीं थी तो वो ठीक से हुई नहीं। बिल्कुल उसी तरह से तीरथ सिंह के साथ भी धोखा किया गया, उसको जहर देकर मार डाला गया ढाका के जेल के अंदर। अंग्रेजों का कैरेक्टर बिल्कुल इसी प्रकार का कैरेक्टर है और इसलिए ये बलिदान तीरथ सिंह का हमेशा याद रहेगा। लेकिन एक ऐसी चर्चा चलती है जिनको भारत का फ्रीडम स्ट्रगल बोलने के बाद एलर्जी हो जाती है, क्योंकि अगर भारत का फ्रीडम स्ट्रगल आप एकदम 1911 वगैरह की 1811 की बातें निकालेंगे तो ये सिद्ध होता है कि ये राष्ट्र बहुत पहले से एग्जिस्ट करता था। तो जिनको ऐसे लगता है कि वी आर नेशन इन द मेकिंग, हम लोग एक देश बनाने जा रहे हैं, या तो कम्युनिस्ट बोलते हैं कि ये अनेक राष्ट्रों का एक समूह है, ये एक देश थोड़ी ना है। ऐसे बोलने वाले कम्युनिस्टों की जलन बढ़ जाती है जब छोटा लड़का, यंग लड़का, जब उसको बताया जाता है कि इस बार तुम्हारा जो रथ यात्रा है, हमारे जयंतिया लोग यहाँ पर कुछ जयंतिया लोग भी बैठे हुए, हमारा कामतरे सुमेर बैठा हुआ है, कामतरे खड़े रहना एक मिनट, सबको नमस्ते करना। ये जोवाई से आया है, ये उस भूमि का पुत्र है जहां पर कियांग नांगबा ने बलिदान दिया हुआ है। और सेंगराज जो संगठन है, जिस संगठन ने ये स्मारक बनाया है, उस सेंगराज संगठन के उसके पिताजी अध्यक्ष है और मुझे अभिमान है कि वो हमारे माय होम इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, OR चलाम जी। ऐसे इस जोवाई शहर में जब जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती है, उस जगन्नाथपुरी के रथ यात्रा के बिल्कुल उन्हीं दिनों में, पता नहीं कहां से संजोग है, वो कोई हमारा हिंदू पंचांग देखते नहीं है, लेकिन उनकी चंद्र गणना सूर्य गणना से चलने वाला जो पंचांग है उसके अनुसार बराबर जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा के दिन ही जयंतिया हिल्स में भी एक रथ यात्रा निकलती, उसको बेडिंगख्लाम कहते हैं। उस बेडिंगख्लाम के समय कई सारे रिलीजियस धार्मिक क्रियाकर्म वहां पर करते हैं और बड़े बड़े रथ बनाते हैं, सुंदर रथ बनाते हैं। और सुंदर रथ बनाते हैं उसको वो लोग रोत कहते हैं, रोत। वो भी रथ शब्द का अपभ्रंश है या फिर रथ जो है रोत का अपभ्रंश है। सुपीरियोरिटी मन से निकाल डाले, कहीं से कुछ आया हो, लेकिन दोनों में समानताएं हैं, वो रथ कहते हैं। उस रथ के अंदर भगवान है ऐसा वो मानते हैं, रथ को भगवान मानते हैं, मूर्ति पूजा नहीं मानते हैं, निर्गुण निराकार की पूजा करते हैं वो। ऐसे रथ को लेकर वो नचाते नचाते यात्रा, आपको जरूर बेडिंगख्लाम के समय जाना चाहिए जोवाई में देखने के लिए, रथ यात्रा को बड़ी सुंदर रहती है। प्रसाद भी बहुत अच्छा बनाते हैं, जो शुद्ध शाकाहारी है वो थोड़ा सा संभाल कर, इनका प्रसाद जो है जो चलता है वो सब कुछ चलता है। मुझे लोग पूछते थे यहाँ पर क्या क्या चलता है, तो मैं बताता हूँ जो चलता है वो सब कुछ चलता है। जो चलता है वो चलता ही है, लेकिन जो उड़ता है वो भी चलता है। तो स्क्रॉलिंग करने वाला सरपट नारायण का है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट चाइना के पास देके रखा है, सांप भी ये लोग नहीं खाते। तो ये लोग जो है सब कुछ खाने वाले लोग, लेकिन वो बड़ा धार्मिकता से, कठोरता से, कट्टरता से पालन करते उस रथ यात्रा का। वैसे ही उनका एक शाद पास्ती करके है, तो अचानक शाद पास्ती करके नृत्य है। देखिए पूरे भारत में आप देखेंगे अलग अलग माहौल बन जाते हैं, अलग अलग पर्व आ जाते हैं, लोग नाचते हैं, चाहे भांगड़ा नाचे, चाहे दांडिया नाचे। महाराष्ट्र के लोग बाद में आर्टिफिशियली लावणी बिवणी नाचने लगे। वो कोई ऐसा पर्व नहीं है कि कोई रिलीजियस है, वो तो एक लोक कला है। लेकिन किसी नेचर के किसी, जैसे बैसाखी आ गई तो वहां पर भांगड़ा नाचेंगे, बिल्कुल उसी तरह से ये लोगों का नृत्य अलग अलग समय, अलग अलग नृत्य है। उसमें से शाद पास्ती जो होता है, उस समय अचानक उसको रोक लगाई गई। कियांग नांगबा ने माँ को पूछा कि क्यों नहीं इस बार हमको नाचना, क्यों नहीं हमारा पर्व मनेगा। तो माँ ने कहा कि हमारे ऊपर जो राज कर रहे हैं वो लोग बदल गए हैं, और हमारे धर्म जो है, हमारी रीति रिवाज जो है, हमारी रूढ़ियां परंपराएं जो है वो उनको पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने इसको बंद कर दिया है। तो एक स्वाभाविक प्रश्न कियांग नांगबा के मन में आया। उसने माँ से पूछा कि अगर वो हमारे राजा बन गए हैं और हमारे उनको पसंद नहीं, तो चुप बैठे, घर में बैठे, नाचने के लिए नहीं जाए। हमारा नाच गाना बंद करने वाले वो कौन है? हमारा धार्मिक क्रियाविधि बंद करने वाले वो लोग कौन है?
तो माँ ने कहा बात तो तुम ठीक बता रहे हो। माँ को आश्चर्य लग रहा था, इतना छोटा सा लड़का है, 12 साल का लड़का, लेकिन ये प्रश्न पूछ रहा है। तो उसने कहा कि फिर इनको रोकते क्यों नहीं है, फिर हमारे ऊपर जो राज कर रहे थे वो क्या कर रहे हैं। तो वो जो राज कर रहे थे उनको डोलोई कहते थे। डोलोई मतलब राजा। जयंतिया हिल्स वैसे छोटा सा है, लेकिन उसमें 12 राजाएं राज करते, आज भी है, 12 डोलोई है। तो वो 12 डोलोई क्या कर रहे हैं, जो राजा है वो क्यों नहीं इसका विरोध करते। बोले नहीं, वो सब लोग जो है, एक शब्द बताऊं आपको, आत्मविस्मृत हो गए, वो अपनी शक्ति को भूल गए, वो कुछ नहीं कर रहे। तो कियंग नंगबा अपने माँ को कहता है फिर इन सब 12 लोगों को संगठित करना चाहिए ना। तो माँ ने कहा बिल्कुल करना चाहिए। देखो वो माँ ऐसी नहीं थी, तू कशाला भानगडीत पडतोय, चुप घरामध्ये बस, तू क्यों झमेले में पड़ते हो, बैठ जा घर में, ऐसे बोलने वाली माँ नहीं थी। तो मुझे तो बिल्कुल जिजा माता की तरह अभिमान है कि कियंग नंगबा की माँ भी ऐसी माँ थी, जयंतिया माँ, कि जिसने अपने बेटे को रोका नहीं, क्यों इस झमेले में पड़ रहे हो, हम ठीक है और हमारा घर ठीक है, ऐसा नहीं किया उसने। अपने बेटे को बढ़ावा दिया, उत्तेजना दी, जाओ। तो बाकी सब डोलोई छोड़ो, ये हमारे जोवाई का जो डोलोई है उसको जाकर पूछो। तो उस डोलोई ने दरबार रखा हुआ था, उस दरबार में ये चला गया। दरबार मतलब वो एकदम वो मुगले आजम वाला दरबार मत याद कीजिए, वो दरबार मतलब छोटा सा दरबार, कुछ लोग आ जाते हैं उसमें, छोटा सा शहर है। आज भी जोवाई की पॉपुलेशन 25-30 हजार होगी, उससे ज्यादा नहीं है। अब ऐसे शहर में आप कल्पना कीजिए, 1835 की घटना है, 1835, और उस दरबार के अंदर वो जो डोलोई था, राजा था, वो अंग्रेजों का एक फरमान पढ़ के दिखा रहा था। वो बता रहा था कि आज से हम लोगों को घर के ऊपर कर लगेगा, हाउस टैक्स लगेगा। आपने जितने घर बनाए, हर घर के पीछे 2 आना 1 साल का, ऐसा आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो कियंग नंगबा ने प्रश्न पूछा, ये टैक्स वसूलने वाले अंग्रेज कौन है? वो बाहर से आए हैं, टैक्स उन्होंने हमको देना चाहिए, हम काहे को उनको टैक्स दे, घर तो हमारा है, टैक्स उन्होंने देना चाहिए। अब ये प्रश्न, इतने सारे दरबार में बड़े बड़े लोग बैठे थे, शायद द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य वगैरह नाम जो आते हैं दिमाग में, वो ऐसे ही है कि अन्याय की बात हो रही है, द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा है, कोई बोल नहीं रहा है, चुपचाप बैठे हुए हैं। वैसे ये सारे बाकी राजा और सब चुप बैठे थे। तब ये लड़का खड़ा रहा और इसने डंके की चोट पर बताया कि इस बात का हम टैक्स देंगे, टैक्स तो आपने हमको देना चाहिए, मतलब अंग्रेजों ने हमको देना चाहिए। तो वो जो राजा था डोलोई का गड़बड़ा गया, उसने कल्पना ही नहीं की थी ऐसा कोई कहेगा। तो उसने कहा इसको बाहर निकालो, ये कौन आया यहाँ पर।